Good afternoon, students. Today I will discuss the new topic, that is heterosis and inbreeding depression. Okay, let us start with the heterosis. बच्चों, हेटेरोसिस का मतलब ये होता है डायरेक्टली कि जैसे दो पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कि दो पेरेंट है, P1 पेरेंट एंड P2 पेरेंट, और जो जो बीच वाला है वह F1 हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए P1 और P2 पेरेंट जो है, जब इनको दोनों को मैंने क्या एक्चुअल में क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवा के यहाँ पे मुझे जो कोप मिला है दैट इज़ F1, वो ज़्यादा बड़ा साइज का मिला। हाँ, तो ये ज़्यादा बड़ा साइज का मिलने का मतलब ही है ये हुआ है हेटेरोसिस के कारण। इट रीज़न बिकॉज ऑफ हेटेरोसिस। तो अब मैं इनके क्रॉस करवाने से मेरा जो F1 है वो ज़्यादा सुपीरियर परफॉर्मेंस कर रहा है। इसके परफॉर्मेंस की सुपीरियरिटी आना ओवर द पेरेंट, यही होता है हेटेरोसिस। ओके, अब दूसरा वाला डेफिनेशन समझाता हूँ। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है ना, इसका पूरा नहीं लिखा है, एक्चुअल में इनब्रीडिंग डिप्रेशन है। और ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, ये टोटली अपोजिट होता है हेटेरोसिस के। हेटेरोसिस में क्या होता है, दो पेरेंट के बीच में यदि हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 आता है, वो सुपीरियर आता है। लेकिन इसमें होता क्या है, यदि आप क्लोजली रिलेटेड पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाएंगे या उसी का पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पे यदि आप लेट डाउन करवा देंगे तो क्या होगा, उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। इनब्रीडिंग का मतलब होता है सेल्फिंग, या हम बोल सकते हैं कि क्रॉसिंग बिटवीन द इंडिविजुअल विच आर शेयरिंग द कॉमन एंसेस्ट्री, है ना, जो बिल्कुल क्लोज है आपस में, उनका जीनोटाइप क्लोज है, उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्लोज है, ठीक है ना। जैसे ब्रदर सिस्टर मेटिंग, या उसको बोलते हैं सिब मेटिंग, है ना, जिसके अंदर हाईएस्ट इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है सेल्फिंग के अंदर। ठीक है, सेल्फिंग का मतलब समझते हो ना, सेल्फिंग और दो क्रॉसिंग का मतलब एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरी की स्टिग्मा पे डालना, दूसरे प्लांट के जीनोटाइप पे। और सेल्फिंग का मतलब होता है उसका पोलन ग्रेन उसी के फ्लावर की स्टिग्मा पे मतलब कि पटक देना या उसको स्प्रे कर देना वहाँ पे, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो सेल्फिंग होने के कारण क्या होता है, इनब्रीडिंग, ये इसको इनब्रीडिंग बोलते हैं। और वो इसे होने के कारण क्या होता है, डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन आने का मतलब है जो यील्डिंग एबिलिटी है, जो क्वालिटी कैरेक्टर्स हैं, दे विल रेड्यूस। ओके, जितनी टाइम आप इनब्रीडिंग करवाएंगे या सेल्फिंग करवाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो यील्डिंग एबिलिटी है वो रेड्यूस होती जाएगी बार बार। ओके, हिस्ट्री क्या है इसके अंदर, जैसे कि हमारे हिंदू जो कल्चर है, हिंदू कल्चर में क्या है, जो शादियाँ होती है तो मैरिज होती है मतलब कि जैसे अलग अलग कास्ट में हो रही है या दूर वाले रिश्तेदार में देख के कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि इंटरकास्ट मतलब कि विद इन अ जो फैमिली है उसमें शादियाँ नहीं हो रही कि चाचा मामा ताऊ से करवा दी, या उसके चाचा के लड़के से करवा दी, या उसकी लड़की से करवा दी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हम मतलब कि अलग फैमिली के देखते हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा दूर की फैमिली में शादियाँ होंगी उतना ही ज़्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम होगा। यदि जैसे मुस्लिम के अंदर है तो वहाँ पे क्लोज होता है, तो वहाँ क्लोज क्या, वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस है ना। इसलिए हमेशा हमको प्रोहिबिटेड मैरिज होनी चाहिए बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, है ना। हमें मेटिंग किन में करवानी चाहिए, जो दूर दूर हो आपस में, जिनका कोई आपस में रिलेशन नहीं हो, है ना, इस टाइप से। और सेकंड बात है जो कि डार्विन ने पौधों के अंदर देखी गई थी, है ना। इसमें क्या बताया है कि इसने एक बुक लिखी थी, क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन वेजिटेबल किंगडम। तो इसमें बुक ने क्या बताया कि उसने वेजिटेबल के अंदर क्रॉसिंग भी करवाई, सेल्फिंग भी करवाई। तो उसको मिला क्या, जब क्रॉसिंग करवाया तो उसको ज़्यादा अच्छा यील्ड मिला, और सेल्फिंग करवाने से उसको यील्ड कम मिला, है ना। मतलब कि मोर इम्प्रूवमेंट जो आया है वो क्रॉसेस में आया है, क्रॉस पॉलिनेशन से आया, नहीं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन से आया, ठीक है। तो उस बुक में इसने थोड़ा सा रेफरेंस इसने दिया था। और बाद के अंदर बहुत सारा मेज के अंदर भी जो शेल ने वर्क किया है, मतलब इन सेल्फिंग कराने से मेज क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड है। अब क्रॉस पॉलिनेटेड ऑलरेडी हाइट्रोजाइगस है, हेटेरोजाइगस में यदि आप सेल्फिंग कराएंगे
करवाएंगे तो क्या होगा, उसमें एक्युमुलेशन होगा होमोजाइगस जीन्स का और लीथल जीन का और रिसेसिव जीन का, जिससे क्या होगा, उसका यील्डिंग एबिलिटी घट जाएगा। और इस घटने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इनब्रीडिंग होने से, क्या होगा, सीधी सी बात है, क्लोजली रिलेटेड पेरेंट में ब्रीडिंग होने से क्या होगा, जो लीथल जीन है, सब लीथल जीन है, वो अपीयर हो जाएंगे पॉपुलेशन के अंदर। ओके, तो लीथल जीन, सब लीथल का मतलब है, लीथल का मतलब होता है ऐसे जीन जो उस प्लांट को मार दे, किल कर दे, मतलब प्लांट जिंदा नहीं रहेगा। अगर किसी पेरेंट से ऐसे जीन आ जाएंगे या ऑलरेडी उसके अंदर वो जीन है लेकिन किसी वजह से वो हाइड हो रखा है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डोमिनेंस एलील, तो हाइड हो रखा उसका इफेक्ट, तो अगर जैसे सेल्फिंग करवाया तो उसका इफेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने की वजह से क्या होगा, वो लीथल जीन का एक्सप्रेशन होगा पॉपुलेशन में और वो प्लांट मर जाएगा, इट विल अल्टीमेटली डेड। ओके, जैसे कि अब लीथल जीन का एक्युमुलेशन और सब लीथल जीन का एक्युमुलेशन से क्या होता है, क्लोरोफिल डेफिशिएंसी आ जाती है। मतलब जैसे प्लांट में क्लोरोफिल होता है जो कि इसके ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब प्लांट के अंदर क्लोरोफिल बनेगा ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड कैसे बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो प्लांट की ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है। और रूटलेस सीडलिंग बनती है और अदर मालफॉर्मेशन कैरेक्टर्स आते हैं, मतलब रूट ही नहीं बन रही है, सपोज रूट ही नहीं बनेगा तो पानी कैसे पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट कैसे पहुंचेगा, उसका रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन जो होती है प्रोसेस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो सारी बंद हो जाएगी। और कुछ अलग मालफॉर्म कैरेक्टर भी अपीयर हो जाते हैं कि लीफ का ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ज़्यादा सकर्स आ रहे हैं, है ना, लीफ में क्रिंकल लीफ आ रही है, मुड़ी हुई लीफ आ रही है, तो इस टाइप से इनब्रीडिंग के घाटे हैं, ठीक है। विगर कम हो जाएगी, है ना, ड्वार्फ प्लांट उत्पन्न होने लग जाएंगे। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी यानी कि एक पोप को, यदि एक पोप के 10 सीड हैं, उस 10 को हम उगाएंगे तो क्या 10 के 10 सीड क्या है, फर्टाइल होने चाहिए, लेकिन हमें मिलते हैं स्टेराइल सीड, मतलब कि 10 में से केवल 2 ही प्लांट जिंदा रह रहे हैं, बाकी तो आगे अपनी प्रोजनी को रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहे, तो इट इज रेड्यूस द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। और फोर्थ, सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन इज डिस्टिंक्ट लाइन। और क्या होगा, एक पॉपुलेशन का सेग्रीगेशन होता है, वो एक अलग अलग लाइन प्रोड्यूस करता है, मतलब कि वेरिएशन प्रोड्यूस करता है जो कि उस ऑलरेडी उसमें है नहीं। इंक्रीज होमोजाइगोसिटी बढ़ा देगा, सीधी बात, सेल्फिंग जितना करोगे तो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, मतलब सेम टाइप ऑफ एलील बढ़ जाएंगे। होमो का मतलब होता है सेम, जाइगस का मतलब होता है उस जो प्लांट है जाइगस के अंदर सेम एलील आ जाएंगे। और रिडक्शन दी यील्डिंग एबिलिटी, मतलब उसका यील्ड एबिलिटी भी घट जाएगा। तो ये दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द इनब्रीडिंग। क्या क्या होगा, लीथल सब लीथल जीन का एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी इन द क्लोरोफिल, रूटलेस सीडलिंग और अदर मालफॉर्म कैरेक्टर, रिडक्शन ऑफ विगर, इंक्रीजिंग द होमोजाइगोसिटी, रिडक्शन इन द यील्ड और डिस्टिंक्ट सेग्रीगेशन पॉपुलेशन विल बी सीन। ओके, तो ये वाली चीज़ें होती है। फिर होता है अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने की वजह जो होता है वो ऐसा नहीं कि एक जैसा होता है, वो डिपेंड करेगा स्पीसीज टू स्पीसीज। यदि क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज होगी तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज और कंपेयर टू वेजिटेटिवली ग्रोवन स्पीसीज, ठीक है। मतलब डिपेंड करेगा कि उसका पॉलिनेशन बिहेवियर कैसा है, तो उसी के बेसिस पे उसका इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। क्योंकि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, द रीजन इज दैट the gene is means pattern of the gene present in the plant is patterns means what type of the genes are present, means their genes are in heterozygous condition or homozygous condition. If the genes are in the highly heterozygous condition, then degree of inbreeding depression is high. If the pattern of the gene is likely homozygous, then डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन शुड बी लेस। तो इस टाइप से होता है। वैसे फिर मैंने इसको क्लासीफाई कर रखा है, यहाँ देखिए, हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना, लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन और नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन।
मतलब समझ में आ रहा है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि उसकी यील्डिंग एबिलिटी घट जाएगी, लीथल सब लीथल जीन ये सारा आ जाएंगे ना। तो सबसे ज़्यादा यदि इनब्रीडिंग होगी तो किस में होगा, ल्यूसन और कैरेट, है ना। मतलब इसमें यदि सेल्फिंग हो जाता है इन क्रॉप के अंदर, इसका पोलन इसी में गिर जाएगा तो क्या होगा, इनका जो जीन है उसी मतलब जो जीन जो होमोजाइगस कंडीशन में ज़्यादा आ जाएंगे और लीथल सब लीथल जीन ज़्यादा आ जाएंगे और प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा आप मरेंगे, किल हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब सीवियर इफेक्ट होगा इसका। ल्यूसन हो गया, ल्यूसन यानी अल्फा अल्फा रिच का, कैरेट मतलब गाजर, तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। और सेकंड है मॉडरेट यानी कि थोड़ा मध्यम रेंज का, तो इसमें लीथल जीन आते हैं लेकिन इतना नहीं आते, थोड़ा बहुत आते हैं। मेज हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, ये भी क्रॉस पॉलिनेटेड है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। जवार तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड होती है, यानी कि इसमें मतलब कि लगभग 30% तक क्या बोलते हैं क्रॉसिंग हो जाती है इसमें, है ना। बाकी सेल्फिंग ही चलती है, शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 30% तक इसके अंदर सेल्फिंग हो जाती है, बाकी क्रॉसिंग ही चलती है, ठीक है। ये जवार है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज है। बाकी ये जवार मेज और बाजरा तो क्रॉस पॉलिनेटेड है। यदि इनमें सेल्फिंग होती है तो क्या होगा, इनमें लिथल जीन का अक्यूमुलेशन होगा लेकिन इतना नहीं होगा लेकिन इतना नहीं होगा, सीवियर नहीं होगा, ठीक है। लो यानी कि बहुत कम इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, कुकरबिट्स फैमिली है, ठीक है। और फोर्थ है इनब्रीडिंग डिप्रेशन ही नहीं हो रहा, अब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ऑलरेडी है, वो उनमें सेल्फिंग ही होता है, जैसे लेग्यूम हो गया, पी हो गया, ठीक है ना, मूंग हो गया, उड़द हो गया। तो इन स्पीसीज़ में क्या होता है, ऑलरेडी ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। अब इन सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज़ में सेल्फिंग यदि करवाओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी क्या है उनमें जीन सेल होमोजाइगस कंडीशन में। अब उसको और कितना सेल्फिंग कराएंगे, होमोजाइगस बनाओगे, सेम टू सेम ही है। तो दैट इज़ द रीज़न there is no inbreeding depression in case of self pollinated species। तो क्वेश्चन एग्जाम में यह आएगा कि why inbreeding depression is low in self pollinated whereas in cross pollinated is high, है ना। क्वेश्चन ऐसे आएगा तो ये ध्यान रखना। अब वापस से हम अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन ख़त्म हो गया, शुरू हमने किया था हिट्रोसिस। तो हिट्रोसिस आपको फिर से मैं बताता हूँ हिट्रोसिस क्या है और उसके टाइप क्या है और क्या उसका जेनेटिक बेसिस होता है। तो हिट्रोसिस जो एक्चुअल टर्म दी थी वो शेल ने 1914 में दी थी, 1914 में, ओके। तो इसमें क्या होता है, दो पेरेंट का हमने क्रॉस करवाया, उसका F1 आएगा, F1 का जो यील्ड है, F1 का कोई भी कैरेक्टर है वो ज़्यादा सुपीरियर परफॉर्म करेगा ओवर दी पेरेंट, ठीक है ना। मतलब कोई भी कैरेक्टर हो, यील्ड ले लो या यील्ड के जो कंपोनेंट रेट हो गए, जैसे प्लांट हाइट हो गया, नंबर ऑफ टीलर हो गए, नंबर ऑफ कोव हो गए, नंबर ऑफ पेनिकल हो गए, नंबर ऑफ सीड्स ऑफ पेनिकल हो गए, तो ये जो भी कैरेक्टर है ये ज़्यादा सुपीरियर होंगे ओवर द पेरेंट। तो ये हेट्रोसिस होता है और शेल ने हेट्रोसिस टर्म दिया था 1940 में। तो हेट्रोसिस अब एक्चुअल में हेट्रोसिस बहुत टाइप का होता है। यहाँ पे मेनली मैंने 3 टाइप के हेट्रोसिस आपको दिखाया है, मिड पेरेंट हेट्रोसिस, बेटर पेरेंट हेट्रोसिस और स्टैंडर्ड पेरेंट हेट्रोसिस। और इसके अलावा बहुत भी होता है, बैलेंस हेट्रोसिस भी होता है, म्यूटेशन हेट्रोसिस भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल आप 3 ही समझ लीजिए क्योंकि BSc स्टूडेंट के लिए दैट इज़ सफिशिएंट। तो मिड पेरेंट हेट्रोसिस का मतलब क्या होता है, मिड इसके नाम से ही है, और बेटर यानी बेटर नाम से ही है, स्टैंडर्ड उसके भी नाम से है। तो मिड पेरेंट हेट्रोसिस का मतलब ये होता है जब दो पेरेंट का यदि आप क्रॉस करवाते हैं तो दोनों पेरेंट के मीन कितना हुआ। सपोज करो कि पहले पेरेंट का मीन यील्ड जो है वो 10 है और सेकंड जो P2 पेरेंट है उसका मीन यील्ड हो गया सपोज उसका हो गया 4, ओके। तो 10 और 4 का मीन कितना हुआ, 10 + 4 / 2 तो 14 डिवाइडेड बाई 2 = 7, तो 7 हो गया। तो मीन अब ये 7 जो आया है दोनों पेरेंट का मीन, उससे ज़्यादा यील्ड होना चाहिए F1 की। यदि F1 की यील्ड उनके मीन ऑफ द पेरेंट से ज़्यादा है तो वहाँ पे होगा मिड पेरेंट हेट्रोसिस, ठीक है। अब सपोज करो F1 की जो यील्ड आ रही है, दोनों को क्रॉस करवाया और F1 की यील्ड आ गई 10, अब 10 आ गई और मिड पेरेंट कितना है 7 है, तो 10 इज़ ग्रेटर देन 7 है, तो 10 की F1 की ज़्यादा है मिड पेरेंट से, तो वहाँ पे होगा मिड पेरेंट हेट्रोसिस। यदि कम आ जाता तो वो नहीं होता हेट्रोसिस, मिड पेरेंट हेट्रोसिस, ओके। तो
वहाँ से अब मिड पेरेंट हेटेरोसिस कितना हुआ है वो यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं F1 माइनस मिड पेरेंट अपॉन मिड पेरेंट, और इसको सारा को फिर मल्टीप्लाई कर देना 100 से, क्योंकि हम इसे परसेंटेज में निकालते हैं इसलिए। ओके, तो यहाँ पे 10 माइनस 7 डिवाइड बाई 7 इंटू 100, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3/7, फिर निकाल लेना जितना भी आता है। और नेक्स्ट देखिए बेटर पेरेंट हेटेरोसिस। अब इसके नाम से ये बेटर पेरेंट का मतलब होता है कि जैसे आपको शुरू में बताया P1 पेरेंट कितना है 10 और P2 कितना हो गया 4, तो बेटर कौन हो गया P1 या P2? P1 हो गया। ओके, तो P1 का मीन यील्ड कितना है 10। अब 10 से ज़्यादा यील्ड आनी चाहिए F1 की। यदि 10 से ज़्यादा F1 की यील्ड आ जाती है तो उसको बोलते हैं बेटर पेरेंट हेटेरोसिस, ठीक है। और हमारा F1 कितना आया था, F1 सपोज करो कि अब आ रहा है 14 आ रहा है, तो 14 इज ग्रेटर देन 10, देन वी कैन कॉल इट बेटर पेरेंट हेटेरोसिस। यदि बराबर ही आ जाता है देयर इज नो हेटेरोसिस। यदि 10 आ जाता है F1 का और बेटर पेरेंट भी 10 है तो देयर इज नो हेटेरोसिस। ओके, तो दैट इज बेटर पेरेंट हेटेरोसिस। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड पेरेंट हेटेरोसिस। ओके, तो स्टैंडर्ड हेटेरोसिस का मतलब होता है कि सपोज करो कि रायपुर के अंदर हम हेटेरोसिस चेक कर रहे हैं दो पेरेंट के बीच में क्रॉस करके। अब रायपुर के अंदर कौन सी वेराइटी, सपोज करो राइस पे एक्सपेरिमेंट करें, तो राइस की कौन सी सब अच्छी वेराइटी है जो कि अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो वो वेराइटी का हम मीन लेंगे। सपोज करो रायपुर में स्वर्णा अच्छी, राइस की वेराइटी स्वर्णा अच्छी परफॉर्म करती है, तो स्वर्णा का यील्ड हो गया, यील्ड नहीं, सपोज प्लांट हाइट की बात करते हैं, तो प्लांट हाइट उसका हो जाता है 10, और जो आपका F1 का जो यील्ड आता है वो आ गया आपका 12, ठीक है। F1 का मीन है प्लांट हाइट 12, और आपकी जो रायपुर की जो स्टैंडर्ड वेराइटी है उसका प्लांट हाइट का मीन हो गया कितना आया था 10, तो 12 यहाँ रखेंगे, F1 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ठीक है ना। तो जितना वैल्यू आएगा यह आपका स्टैंडर्ड हेटेरोसिस का वैल्यू होगा, है ना। और सीधी सी बात है ज़्यादा होना चाहिए F1 का, तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हेटेरोसिस होगा, नहीं होगा तो हेटेरोसिस नहीं होगा फिर। तो यहाँ पे ये जो चेक वैरायटी मैंने लिख रखी है, इट इज़ अ चेक वैरायटी इज अ एग्जिस्टिंग वैरायटी इन अ एरिया, मीन्स इट इज़ अ पॉपुलर वैरायटी इन अ एरिया, ठीक है। मिड पेरेंट यानी मिड पेरेंट मीन वैल्यू लेना मिड पेरेंट का, और वो तो पेरेंट और बेटर पेरेंट यानी बेटर पेरेंट्स के कंपेयर करना, और स्टैंडर्ड पेरेंट यानी जो चेक वैरायटी एग्जिस्टिंग एरिया की उससे कंपेयर करना उससे उसका, ठीक है ना। अब ये है जेनेटिक बेसिस ऑफ हेटेरोसिस। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि क्या व्हाट इज़ द जेनेटिक बेसिस ऑफ हेटेरोसिस, मतलब जेनेटिक बेसिस यानी कि हेटेरोसिस के आखिरकार आता कैसे, मतलब आखिरकार आता कैसे, यानी कि जो F1 है, F1 हाउ वी आर गेटिंग द F1 इज सुपीरियर ओवर द पेरेंट, हाउ, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ओके ना, कैसे आ रहा है वो, मतलब क्या कारण है कि क्रॉस करवाते वो ज़्यादा यील्ड दे देता है। तो उसका ये कारण, ये दो हाइपोथेसिस लोगों ने मतलब कि हम बुक में लिख रखी है, ओके। तो एक्चुअल में एक और हाइपोथेसिस है एपिस्टेसिस, लेकिन वो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप दो ही पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा मैं आई विल एक्सप्लेन लेटर, ओके। तो अपन स्टार्ट करते हैं डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। बायोलॉजी के कोई स्टूडेंट्स होंगे तो उनको पता होगा कि डोमिनेंस क्या होता है, ओवर डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस क्या होता है, और ये आपने जेनेटिक्स में भी पढ़ा होगा, डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस और को डोमिनेंस, है ना। तो डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, जो जैसे जो T1 और जैसे दो एलील है, कैपिटल T स्मॉल t, तो अब ये कैपिटल T क्या करेगा, स्मॉल t का जो रिसेसिव जीन है उसके इफेक्ट को वो दबा देगा, ठीक है। और ओवर डोमिनेंस में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या, सुपीरियरिटी ऑफ हेटेरोजाइगस ओवर द होमोजाइगस पेरेंट। तो ये रीज़न हमारे बताए गए हैं कि हेटेरोसिस के अंदर, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फुल, मतलब पूरा अच्छे से डायग्रामेटिकली मैं बताऊँगा आपको। तो डोमिनेंस हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते ही ये दिए थी 1908 के अंदर डेवनपोर्ट ने दी थी, और बाद में इसको अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन जो दिया है ब्रूस किबल एंड पेलो ने दिया था, ठीक है। ये हाइपोथेसिस क्या कहती है, यहाँ पे रेड कलर में पढ़िए कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस एट ईच लोकस ऑफ डोमिनेंट एलील हैज़ अ फेवरेबल इफेक्ट व्हाइल द रिसेसिव एलील हैव अ अनफेवरेबल इफेक्ट। मतलब कि
इसके अनुसार जो F1 आता है ना, F1 के जो 2 एलील हैं उसमें से एक एलील क्या करता है, उसका अच्छा इफेक्ट है, इट्स हैज़ ए गुड इफेक्ट, और लेकिन जो रिसेसिव एलील होता है ना उसका अनफेवरेबल इफेक्ट, मीन्स इट्स हैविंग अ बैड इफेक्ट, है ना। तो एक गुड इफेक्ट रखता है, एक बैड इफेक्ट रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन द डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील्स आर मार्क्ड बाय देयर डोमिनेंट एलील। देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है टर्म क्या बोलेंगे, ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो सेंटेंस में लिखा है मास्क्ड। तो मास्क्ड मतलब क्या होता है, जो डोमिनेंट एलील होता है वो रिसेसिव एलील के इफेक्ट को सप्रेस कर देगा, और इस सप्रेसिव इफेक्ट के कारण ही आता है डोमिनेंस अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब कि 2 टाइप के एलील है, वन इज गुड अनदर इज बैड। गुड एलील सप्रेस द इफेक्ट ऑफ बैड एलील, और ये इसलिए आता है, मतलब एक पेरेंट में क्या अच्छे एलील नहीं है, दूसरे में अच्छे एलील है, अब दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो अच्छे और बुरे एलील जो है एक साथ आ जाएंगे। तो जो अच्छे वाले एलील है वो बुरे वाले एलील के इफेक्ट को मतलब कि उसके मास्क कर देंगे, उसके इफेक्ट को हाइड कर देंगे, उसके इफेक्ट को सप्रेस कर देंगे, उसके इफेक्ट को आने नहीं देंगे पॉपुलेशन में। तो ये डोमिनेंट हाइपोथेसिस बोलती है ऐसा। ठीक है, लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यदि आप सेल्फिंग कर देंगे तो वो क्या होंगे, वो जो रिसेसिव एलील हार्मफुल एलील है ना वो एक्सप्रेस हो जाएंगे पॉपुलेशन में, वापस होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे। जैसे कि उसने जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये F1 है, इसका आप सेल्फिंग कर दीजिए। अब सेल्फिंग करने से क्या होगा, आपके तो मतलब कि 50% जीन आपके होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे। F2 का जो निकालेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो एक्चुअल F1 में तो एक भी प्लांट नहीं था जो कि शो कर रहा था कि हार्मफुल इफेक्ट, लेकिन जैसे उसका सेल्फिंग किया तो उसमें से 50% क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव आए। अब और उसमें से भी 25% क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। अब ये होमोजाइगस रिसेसिव आर हैविंग लिथल सब लिथल इफेक्ट, मतलब दे विल रिड्यूस द यील्ड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब ये इनब्रीडिंग के कारण आया। F1 का जब सेल्फिंग करवाया तब वो 25% प्लांट खराब आ जाएंगे पॉपुलेशन में, जो कि एक्चुअल में नहीं थे F1 के अंदर। ये इनब्रीडिंग का घाटा हो गया। अब सेकंड हाइपोथेसिस है ओवर डोमिनेंस। ये दिया था हाइपोथेसिस ईस्ट एंड शल ने 1908 के अंदर, और इस हाइपोथेसिस को दो नाम से भी पूछा जाता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इस हाइपोथेसिस का अनदर नेम कौन से हैं। एक तो सिंगल जीन हेटेरोसिस या सुपर डोमिनेंस थ्योरी, सिंगल जीन हेटेरोसिस और सुपर डोमिनेंस थ्योरी। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है, रेड कलर में आप पढ़िए, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस हेटेरोजाइगस और एटलीस्ट सम ऑफ द लोसाई आर सुपीरियर टू द बोथ होमोजाइगोट्स। दस होमोजाइगोट्स ए कैपिटल ए स्मॉल ए वुड बी सुपीरियर टू कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। मतलब सीधी सी बात है, जो हेटेरोजाइगोट जो बनता है, इट हेटेरोजाइगोट है हैविंग द सुपीरियरिटी ओवर दी बोथ होमोजाइगोट, मतलब कैपिटल ए सुपीरियर टू कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ये ओवर डोमिनेंस बोलता है, मतलब डोमिनेंस के भी ऊपर ऐसा, मतलब कि डोमिनेंस में होता क्या, कैपिटल स्मॉल है ना वो सुपीरियर हो उन दोनों के बीच से, मतलब कि जो सुपीरियरिटी होती है ना वो कैपिटल ए से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये क्या कैपिटल ए से भी ज़्यादा सुपीरियर होता है, और स्मॉल ए से भी ज़्यादा सुपीरियर तो होना ही है। तो ये है वर्ड डोमिनेंस। इसको थोड़ा सा आप डायग्रामेटिकली बताऊंगा तो और समझ में आएगा। तो इसमें होता है क्या है, ईस्ट ने फिर उसको आगे और एक्सप्लेन किया कि सपोज करो कि एक एलील है, उस आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि मल्टीपल एलील, तो एक एलील के मतलब कि एक ही जीन के मल्टीपल एलील हो सकते हैं। तो मल्टीपल एलील के जैसे 4 एलील हो सकते हैं, यहाँ पे 4 बता रखे हैं। तो एक A1 जीन है, उसके मल्टीपल एलील है 4, A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है, A1 A2 A3 A3 4। तो इसमें जो A1 है हैविंग द ग्रेटर इफेक्ट देन A2 10 A3 एंड A4 आल्सो, है ना। और जो A2 है
वो ग्रेटर इफेक्ट रखेगा A3 से A4 से, और A3 ग्रेटर इफेक्ट रखेगा A4 से। यानी कि जब भी A1, ऐसे समझ लो कि जब भी A1 आएगा ना, वो बाकी सभी से ज़्यादा सुपीरियर होगा। या A1 A2 आ गया, भले आप कोई सही आ जाओ, A2 A3 आ जाओ या A3 A4 आ जाओ, उन सभी से सुपीरियर इफेक्ट रखेगा। ये होती है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। जैसे आगे और स्लाइड में बताता हूँ। देखो इस डायग्राम में दिख रहा है, दो डायग्राम है, ए वाला है एक बी वाला है। ए डायग्राम डोमिनेंस हाइपोथेसिस के लिए है और बी है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस के लिए। तो कैपिटल ए को क्रॉस करवाया स्मॉल ए से, और कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया, और नीचे भी वैसे ही है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये दिखा रखा है कि यहाँ पे जो सर्कल देखिए, जो कैपिटल ए है उसका सर्कल बड़ा है, और स्मॉल ए का सर्कल कितना छोटा है ना। स्मॉल येलो सर्कल है, जैसे क्रॉस करवाया जो F1 आया है उस F1 का सर्कल लगभग कैपिटल ए के बराबर हो गया। यानी कि जो स्मॉल ए का जो इफेक्ट था वो कैपिटल ए ने पूरा का पूरा दबा दिया और अपना पूरा का पूरा इफेक्ट दिखाया है, ठीक है ना। यदि स्मॉल ए भी अपना इफेक्ट यदि शो करता तो क्या होता, तो ये सर्कल थोड़ा सा छोटा हो जाता। ये होती है डोमिनेंस हाइपोथेसिस। और बी क्या है, बी में देखिए दोनों पेरेंट हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो दोनों का सर्कल देखिए, दोनों का सर्कल क्या एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। लेकिन जैसे इन दोनों का क्रॉस करवाया, अब जो F1 आया उसका सर्कल दीजिए इन दोनों से डबल ही हो गया लगभग। यानी कि जो F1 है उसका सुपीरियर है वो दोनों पेरेंट से, है ना। इसलिए बोलते हैं सुपीरियरिटी ऑफ हेटेरोजाइगस ओवर द होमोजाइगोट। ये ओवर डोमिनेंस की डेफिनेशन में बोलते हैं। और डोमिनेंस में क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एली मास्क दी रिसेसिव एली। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट एली था, ए डायग्राम में देखिए तो डोमिनेंट एली का जितना सर्कल था उतना F1 में आया। लेकिन ओवर डोमिनेंस में क्या सुपीरियर होता है दोनों पेरेंट से, तो इसलिए जो इसका जो सर्कल दिखाया है बी वाले डायग्राम में हेटेरोजाइगस का बहुत ज़्यादा डबल ही है लगभग। यह इसकी डेफिनेशन को प्रूव करता है, इस टाइप से होता है क्या। और मैं आगे और समझाता हूँ न्यूमेरिकली। अब इसमें देखिए कि डोमिनेंस ओवर डोमिनेंस में देखिए, सपोज करो कि दो पेरेंट हैं P1 और P2, एक की प्लांट हाइट है 20 सेंटीमीटर, दूसरे की 40 सेंटीमीटर, दोनों का क्रॉस करवाया, F1 आ गया 60, ठीक है। लेकिन अब देखिए यदि ओवर डोमिनेंस मॉडल को यदि फॉलो करें तो ये दोनों को ये क्रॉस आया A1 A2 और इसको हेटेरोजाइगोट आ गया। अब ऊपर देखिए कैपिटल ए 40 है, ठीक है, और कैपिटल ए स्मॉल ए 60 है, और कैपिटल ए और स्मॉल ए 20 है। एक्चुअल में नीचे वाला जो स्मॉल ए होगा। तो अब ये 60 जो है, जो नीचे जो थर्ड वाला है वो हेटेरोजाइगोट नहीं है, वो होमोजाइगोट रिसेसिव ही होगा। स्मॉल ए इक्वल टू 20, ठीक है। अब 20 है होमोजाइगस रिसेसिव का, 40 है होमोजाइगस डोमिनेंट का। और जहाँ पे हेटेरोजाइगस जो 60 दिख रहा है, ये 60 सुपीरियर है दोनों से ही, 40 से भी 20 से भी प्लांट हाइट में। तो यह होता है ओवर डोमिनेंस, ठीक है। अभी डोमिनेंस में देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल इक्वल टू कितना 40, और बी कैपिटल बी भी 20 है, ओके। और हेटेरोजाइगोट कितना है 40, और बी के लिए क्या है, बी जीन के लिए वो भी 20, और रिसेसिव के लिए क्या 0 यानी कि जो रिसेसिव जो जीन है उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, डोमिनेंट एलील का ही इफेक्ट है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या हो रहा है, वो एलील अपना इफेक्ट दिखा रहा है, रिसेसिव का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसलिए कैपिटल ए का इफेक्ट इज इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। वैसा ही कैपिटल बी का इफेक्ट है वो सेम है कैपिटल ए और स्मॉल बी के। तो यह होता है डोमिनेंस जीन, डोमिनेंस मॉडल है, डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ठीक है। ये वाली चीज़ें। अब जो डोमिनेंस हाइपोथेसिस जो दी थी डेवनपोर्ट ने और बाद में एक्सप्लेन की थी ये किबल, पेल्यू, ब्रूस वगैरह ने, ठीक है। तो लोगों ने क्या है ऑब्जेक्शन दिखाया कि या तो एक ही हाइपोथेसिस ठीक हो सकती है, या तो डोमिनेंस बोलो या ओवर डोमिनेंस बोलो, या कोई तीसरी ही हाइपोथेसिस होगी।
तो ऑब्जेक्शन रेज हुए, लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि पहला, दो ऑब्जेक्शन मेनली बताए गए हैं कि पहला ऑब्जेक्शन ये है कि फेल्योर ऑफ आइसोलेशन ऑफ इनब्रीड एज विग्रस एज हाइब्रिड। मतलब कि जब F1 को जब तुम ग्रो करते हो और उसकी जब सपोज करो उसमें से आप आइसोलेट करना चाहते हैं, उसका सेल्फिंग कर दी है ना, उसका सेल्फिंग कर दी F1 का, तो मेरे को F1 जैसे प्लांट क्यों नहीं मिलते वापस से। हाँ, मतलब कि अगर डोमिनेंस हाइपोथेसिस ठीक है तो डोमिनेंस हाइपोथेसिस जो 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 पेरेंट है वो जो मतलब कि जो F1 है वो विक्रस वाले प्लांट हम सिलेक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, है ना। ऐसे इनब्रीड हम क्यों नहीं आइसोलेट कर पाते हैं पॉपुलेशन में जो कि हाइब्रिड जैसे विगरनेस है, क्योंकि वो जीन तो रहेगा ना पॉपुलेशन के अंदर, प्लांट के अंदर। जैसे F1 है उसका सेल्फिंग कर दिया, बहुत सारे टू सेग्रीगेंट्स आएंगे, अब उनमें से आप पेरेंट भी होने चाहिए, तो वो कैपिटल ए कैपिटल, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए को सेल्फिंग आएगा तो कैपिटल ए भी आएगा, तो कैपिटल ए वालों को हम आइसोलेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन रेस किया लोगों ने। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन F2, जब मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब आपको F1 को आपको शोइंग किया और F2 आ गया, तो F2 का जो फिनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 3:1 होता है, ठीक है। हाँ, 3 टॉल, जैसे टॉल प्लांट के लिए क्या 3 टॉल होते हैं, 1 ड्वार्फ होता है। तो अब इसका जो ड्वार्फ कैसा बनेगा, पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ बनता है, मतलब कि 3 प्लांट इधर है, 1 प्लांट इधर बचा, तो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड ही हो गए, 1 प्लांट बचा राइट हैंड साइड। तो एक स्क्यूड ग्राफ बन गया, है ना, इस साइड तो पॉजिटिव इधर, हाँ नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ ऐसे बन रहा है आपका, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सिमेट्रिकल यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ कि वहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जबकि हमारे को तो यहाँ पे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है ना। इसका कारण क्या है, ये लोगों ने क्वेश्चन पूछा। अब इसका फिर जो जोन्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1917 के अंदर इसका जो क्वेश्चन पूछा था, मतलब कि वाई द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ वाई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। एंड सेकंड क्या था, सेकंड वाई वी आर नॉट आइसोलेट द इनब्रीड लाइन एज वेल हाइब्रिड, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्शन थे, और दोनों ऑब्जेक्शन का एक्सप्लेनेशन जॉन्स ने 1917 में दिया है कि जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है वो होते हैं गवर्न बाय मेनी जीन्स और पॉलीजीन, और वो लिंकेज शो करते हैं। दैट्स वाई वी कुड नॉट आइसोलेट दी इनब्रीड एज विग्रस एज हाइब्रिड, और दे आर शोइंग द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन F2 ड्यू टू द लिंकेज, और इसलिए इस हाइपोथेसिस को डोमिनेंस ऑफ लिंक्ड जीन हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। अभी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स यानी कि यील्ड हो गया, सीड वेट हो गया, तो ये क्वांटिटेटिव ट्रेड्स है, ये पॉलीजीन्स हैं, बहुत सारे जीन के द्वारा गवर्न होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे जीन होते हैं और वो जीन के बीच में लिंकेज है। लिंकेज का मीन वो आपस में टाइटली आपस में जुड़े हुए हैं, साथ साथ जाते हैं, हमेशा साथ साथ जाएंगे। यदि बहुत सारे जीन है, 50 जीन है, तो एक कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, तो 50 में से 30 जीन आपस में जुड़े हुए हैं, वो में सेग्रीगेशन होता ही नहीं है। हाँ, जब सेग्रीगेशन ही नहीं होगा तो वो F2 के अंदर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही शो करेंगे। मतलब कि जो एज इट इज जा रहा है आगे, जीन जब एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन तो तब शो करेंगे, मतलब कि जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या पॉजिटिव नेगेटिव जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो तो सेग्रीगेशन होगा तभी तो शो होगा। जब जीन ही सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं कि इस जीन का इतना इफेक्ट है, इस जीन का इतना इफेक्ट है, मतलब कि सपोज कि टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के दोनों का जीन आपस में टाइटली लिंक्ड है, तो वो जो टॉल प्लांट का इफेक्ट ज़्यादा होगा तो सारे के सारे टॉल ही आएंगे। जब ड्वार्फ प्लांट का जीन ही सेग्रीगेट नहीं होता, ड्वार्फ प्लांट आएंगे नहीं ना पॉपुलेशन में। जब ड्वार्फ प्लांट आएंगे नहीं तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नहीं कि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन तो तब होगा जब सेग्रीगेशन होगा। ड्वार्फ प्लांट भी आएंगे, सेमी ड्वार्फ भी आएंगे, और क्या टॉल प्लांट भी आएंगे,
है ना, इस हिसाब से ये होता है। और बहुत सारे जीन होते हैं और बहुत सारे जीन लिंकेज शो हो रहा है, प्लस ये बहुत सारे जीन है तो एनवायरनमेंट से भी इफेक्ट होते हैं, तो एक्चुअल इफेक्ट तो आना उसका आ नहीं सकता। इसलिए ये जोन्स ने बताया कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए आता है क्योंकि वो जीन्स में लिंकेज होती है और अपना इफेक्ट एजिडिटी शो करते हैं, उनमें कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है। और वो जो जीन होते हैं वो बहुत सारे जीन होते हैं, पॉलीजीन्स होते हैं, और ये पॉलीजीन्स ही लिंकेज शो होने के कारण ऐसा होता है। और इसलिए जोन्स के जो इस हाइपोथेसिस को नाम भी क्या दिया, डोमिनेंस ऑफ लिंक्ड जीन हाइपोथेसिस। अब इसका एविडेंस क्या क्या है, मतलब डोमिनेंस हाइपोथेसिस का तो मेज में बहुत सारे मेज ऐसी क्रॉप है जिसके अंदर डोमिनेंस हाइपोथेसिस को देखा गया है कि डोमिनेंस हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन कुछ कैरेक्टर हैं जो मतलब कि जहाँ पे ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस ट्रू होती है। ये हेटेरोजाइगोट एक जीन है, मेज के अंदर क्या मैच्योरिटी का जीन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में अवेलेबल है, जिसको बोलते हैं MA, कैपिटल MA और स्मॉल MA, ठीक है। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर ये ज़्यादा विग्रेस शो करता है देन होमोजाइगस कंडीशन में होगा। जब प्लांट यदि होमोजाइगस कंडीशन में ये जीन रखता है ना मैच्योरिटी के लिए, तो इतना विगर नहीं आता, उसमें इतना ज़्यादा विग्रेस नहीं होता, विग्रेस यानी कि हाई यील्डिंग नहीं होता है। लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है जब ज़्यादा ये विग्रेस शो करता है, ये है ना, ये वाली चीज़ है। और दूसरा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है कि हमारा जो RBC होता है, उस RBC जनरली क्या होती है, एक गोलाकार कोन शेप होती है, और सिकल सेल में क्या हो जाता है, कुछ जीन में म्यूटेशन होता है ना, प्रोलिन की जगह वेलिन एमिनो एसिड आ जाता है, तो वहाँ पे क्या है, उसमें म्यूटेशन होने की वजह से वो जो कोन शेप RBC नहीं रह पाती और सिकल शेप हंसियाकार शेप की RBC हो जाती है। एक हंसिया होता है ना, हंसिया टाइप की RBC हो जाती है, ठीक है। तो उस हंसियाकार RBC हो जाती है, तो उसमें जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में जीन जब होता है कैपिटल S स्मॉल s, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है मलेरिया के कंपेयर टू होमोजाइगस कंडीशन के, है ना। तो मतलब सिकल सेल्ड जो है वो ज़्यादा मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में अच्छा रेजिस्टेंट पावर होता है होमोजाइगस कंडीशन के अंदर देन होमोजाइगस कंडीशन इतना रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाता, ठीक है। तो मलेरिया के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस जो जीन है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अच्छा रेजिस्टेंस शो करता है देन होमोजाइगस कंडीशन में। और इसके अलावा दो हाइपोथेसिस के अलावा तीसरे हाइपोथेसिस एपिस्टेसिस भी होती है। एपिस्टेसिस में क्या होता है कि ये जो डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस जो हाइपोथेसिस है ना, ये सिंगल जीन के लिए ही सिंगल जीन के लिए जो कैरेक्टर है उनको ही बता सकती है, उनके लिए ही अच्छी है एक्सप्लेनेशन के लिए, सिंगल जीन के लिए। लेकिन आपको जो बहुत सारे जीन हैं किसी कैरेक्टर के लिए, तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए एपिस्टेसिस आ जाती है। एपिस्टेसिस का मतलब क्या, ये एक प्रकार की इंटर एलिलिक इंटरेक्शन है, मीन्स एलील ऑफ ए जीन इंटरेक्ट विद द एलील ऑफ ए अनदर जीन। किसी एक जीन का एलील दूसरे जीन के एलील के साथ में इंटरेक्शन शो करता है, इसको बोलते हैं एपिस्टेसिस, है ना। तो ये एपिस्टेसिस के कारण भी हेटेरोसिस आता है। और फाइनली बहुत सारे रिसर्च होने के बाद में अभी ये माना गया है एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस प्लस डोमिनेंस हाइपोथेसिस इज ट्रू, ओके ना। डोमिनेंस होता है और बहुत सारे जीन्स के बीच में, है ना, डोमिनेंट जीन एक्शन प्लस बहुत सारे जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा ट्रू है। लेकिन अभी तक फाइनली टिल दैट अभी तक नो हाइपोथेसिस दैट कि दैट प्रूव द हेटेरोसिस बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, है ना। मतलब बहुत सारा चल रहा है अभी तक, और जो इसको शायद बता देगा उसको तो शायद नोबेल प्राइज़ भी मिल सकता है, और जो और हेटेरोसिस को जो फिक्स कर देगा उसको तो डबल नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा आई थिंक, है ना। तो शायद आप स्टूडेंट भी कर सकते हैं कि आप इसका रीज़न सर्च कर सकते हैं और इसको कैसे फिक्स करें वो भी आप सोच सकते हैं, आप भी सोचिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन, एनी क्वेश्चन, यू सेंड मी in Google Classroom, okay, any message you can left there. Thank you student.